स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी के एक हिस्से पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है द हाईवे स्पेक्टर स्टेयर। हाँ, सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है। बिल्कुल। ये कहानी एक सुनसान हाईवे पर देर रात हुए एक बहुत ही अजीब डरावने अनुभव के बारे में है। हमारे पास कहानी का एक अंश है आज। अच्छा। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का जो डर है, जो रहस्य है, उसे थोड़ा समझें। मतलब ये इतनी असरदार क्यों लगती है सुनने में। जरूर जरूर, देखते हैं इसमें क्या खास बात है। तो कहानी शुरू होती है राहुल और विक्रम के साथ। ये दोनों दोस्त हैं और शहर से दूर किसी शादी से रात में लौट रहे हैं। ठीक है। हाईवे जो है वो एकदम सुनसान है, घना अंधेरा, बस उनकी कार की हेडलाइट्स ही हैं जो थोड़ी रोशनी दे रही हैं। टिपिकल सेटिंग है हॉरर के लिए। हाँ। हाँ, और मौसम मतलब वैसे तो साफ है, पर हवा में एक अजीब सी बेवजह की ठंडक है। कार के शीशे बंद है, फिर भी वो ठंडक महसूस हो रही है। ये दिलचस्प है। ये ठंडक मतलब सिर्फ मौसम वाली नहीं लग रही फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। माहौल में एक भारीपन सा है। ये जो माहौल बनाने का तरीका है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहानीकार ने मतलब पूरी तैयारी की है पाठक को जोन में ले जाने की। सुनसान जगह, रात का अंधेरा, बाहरी दुनिया से कटाव का वो एहसास, हाँ, ये सब मिलके सुनने वाले के मन में एक, क्या कहते हैं, अनिश्चितता पैदा करते हैं। एक संभावित खतरे का डर। और वो ठंडक वाली बात जो आपने कही। हाँ, वो ठंडक जो शीशे बंद होने पर भी महसूस हो रही है, वो सिर्फ बाहरी ठंडक नहीं है, वो एक अंदरूनी सिहरन पैदा करती है। ये एक तरह का विरोधाभास है। बाहर सब शांत दिख रहा है, पर अंदर एक बेचैनी है। यहीं से डर शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी माहौल में वो गाड़ी चला रहे हैं। एक मोड़ आता है और मोड़ के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी काली एम्बेसडर कार खड़ी दिखती है। अच्छा, एम्बेसडर, पुरानी कार। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है कि शायद कोई मुश्किल में है, किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। स्वाभाविक है, यही सोचेंगे। तो राहुल जो ड्राइव कर रहा है वो मदद के इरादे से कार धीमी कर लेता है। मतलब इतनी सुनसान सड़क पर किसी को ऐसे छोड़ के जाना भी ठीक नहीं लगता। हाँ, ये एक मानवीय पहलू है। मदद करने की इच्छा तो होती ही है, लेकिन ऐसी जगह और ऐसे वक्त में रुकना अपने आप में एक जोखिम भी है। हाँ, वो तो है। कई डरावनी कहानियों में ये चीज दिखाई जाती है। मदद करें या अपनी सुरक्षा देखें। यहाँ कहानीकार हमें राहुल की जगह सोचने पर मजबूर करता है। आप होते तो क्या करते? रुकते? बहुत सही सवाल है। तो खैर राहुल कार धीमी करता है और जैसे ही वो उस काली एम्बेसडर के पास पहुंचते हैं, कहानी थोड़ी और अजीब होने लगती है। वो देखते हैं कि कार पर धूल जमी हुई है, बहुत ज्यादा धूल, जैसे महीनों से किसी ने छुआ ही ना हो, वहीं खड़ी सड़ रही हो। महीनों से? अच्छा। और उसका एक टायर भी पंचर है, फटा हुआ है, और कार के अंदर ड्राइवर सीट खाली है। अरे, तो मतलब गाड़ी खराब नहीं हुई अभी, ये तो छोड़ी हुई लग रही है। हाँ बिल्कुल। ये नज़ारा उनकी पहली सोच से एकदम अलग है। ये कोई अचानक आई खराबी नहीं लग रही, लग रहा है किसी ने बहुत पहले से यहाँ लावारिस छोड़ दिया है। यहीं से रहस्य गहराना शुरू होता है। धूल भरी लावारिस कार, ये खुद ये कहानी कह रही है। शायद कोई दुर्घटना हुई हो या कोई और बात हो, और ड्राइवर का ना होना इस पहेली को और उलझा देता है ना? कहाँ गया होगा ड्राइवर? हाँ, अगर कार खराब हुई थी तो ड्राइवर कहाँ गया, और अगर छोड़ी गई थी तो क्यों? ये सवाल तुरंत दिमाग में आते हैं और माहौल को और तनावपूर्ण बना देते हैं। और फिर जो वो देखते हैं वो इस तनाव को सीधे सीधे डर में बदल देता है। क्या देखते हैं वो? उनकी नजर जाती है पीछे की सीट पर। पीछे की सीट पर? हाँ, वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी है। अकेली, सफेद साड़ी पहने हुए, लंबे बिखरे बाल हैं जो थोड़े चेहरे पर भी आ रहे हैं। चेहरा बिल्कुल शांत, भावहीन, एकदम सफेद, और आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं और सीधे उनकी कार की तरफ देख रही हैं, उनकी तरफ। बाप रे ये बहुत अजीब है। एक लावारिस धूल भरी कार में रात के अंधेरे में एक अकेली बुढ़िया ऐसे स्थिर बैठी हुई। एकदम चौंकाने वाला नजारा था उनके लिए। हाँ, ये दृश्य बहुत प्रभावी है। सफेद साड़ी, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय लोक कथाओं और भूतिया कहानियों में अक्सर इस्तेमाल होती है। कभी शोक का प्रतीक, कभी अलौकिक उपस्थिति का। सही। और उस महिला का भावहीन चेहरा, खुली स्थिर आंखें, ये उसे बहुत अनकैनी बनाता है। मतलब कुछ ऐसा जो है तो इंसान जैसा, पर उसमें जिंदगी के निशान नहीं दिखते। हाँ, ये अनकैनी शब्द एकदम सही है।
ऐसा लगता है जैसे कोई पुतला हो या कुछ और। बिल्कुल, ये चीजें अक्सर ज्यादा डराती हैं। हाँ, तो राहुल का दिल तो अब भी पसीज रहा है। वो सोचता है बेचारी फंसी हुई है, शायद मदद की जरूरत है। वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि विक्रम उसे रोकता है जोर से। अच्छा, विक्रम ने रोक लिया। हाँ, विक्रम शायद ज्यादा चौकन्ना है या फिर उसे कुछ ऐसा दिख गया है जो राहुल नहीं देख पाया। विक्रम का किरदार यहाँ शायद वो सतर्कता दिखा रहा है जो ऐसे माहौल में जरूरी भी है। उसका रोकना कहानी को एक और मोड़ देता है। और विक्रम ने जो देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 3 छोटी-छोटी चीजें नोटिस की उसने। क्या? पहली, उस बुढ़िया के बिल्कुल शांत सफेद चेहरे पर होठों के कोनों में एक बहुत ही हल्की सी, लगभग न दिखने वाली मुस्कान है। मुस्कान मदद मांगने वाले के चेहरे पर? अजीब है। हाँ। दूसरी चीज, उसके बगल वाली खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, जैसे किसी ने जोर से मारा हो। टूटा हुआ शीशा। और तीसरी, सबसे भयानक चीज, उस टूटे हुए शीशे के किनारों पर सूखे हुए खून के धब्बे। खून के धब्बे, अरे बाप रे, ये तीनों चीजें एक साथ, मुस्कान, टूटा शीशा और खून, ये तो बहुत ही खतरनाक तस्वीर बना रही हैं। बिल्कुल। ये डिटेल्स कहानी में मतलब विरोधाभास और खतरे का लेवल बहुत बढ़ा देते हैं। अगर वो मदद चाहती है तो ये अजीब सी छिपी हुई मुस्कान क्यों? हाँ, वही तो। मुस्कान तो यहाँ बिल्कुल गलत लग रही है। और टूटी खिड़की और खून, ये तो किसी हिंसा की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो खुद शिकार है या शिकार कोई और था? ये सवाल विक्रम के दिमाग में घूम जाते हैं और उसे खतरे का साफ संकेत मिल जाता है। अब स्थिति मदद करने वाली नहीं लग रही, बल्कि वहां से निकलने वाली लग रही है। हाँ, और जैसे ही विक्रम ये सब सोचता है, राहुल को रोकता है, कहानी और भी भयानक हो जाती है। और क्या होता है? उस बुढ़िया की वो हल्की सी मुस्कान थोड़ी और फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है, जैसे वो उनकी सोच को, उनके डर को पढ़ सकती हो। अरे, मतलब उसे पता चल गया कि इन्होंने वो सब नोटिस कर लिया? ऐसा ही लगता है। ये एहसास कि वो उनकी अंदरूनी घबराहट को जानती है, ये बहुत डरावना है। ये क्लासिक हॉरर तकनीक है। जब खतरा सिर्फ बाहरी ना लगे बल्कि आपकी सोच को समझने वाला लगे तो डर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा लगता है वो सिर्फ वहां बैठी नहीं है बल्कि उनके साथ कोई मानसिक खेल खेल रही है। हाँ। मुस्कान का फैलना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उनका डर सही है और वो जानती है कि वो डर गए हैं। और फिर डर का एक और लेवल जुड़ता है। उसी पल उस खाली सी दिखरी कार के अंदर से, कहीं से, पता नहीं कहां से, एक धीमी खिसटने वाली दर्द भरी आवाज आती है। आवाज कार के अंदर से? हाँ, जैसे कोई भारी चीज मिट्टी पर घिसट रही हो। और साथ में एक फुसफुसाहट जैसी आवाज, जाना नहीं, मदद करो। पर आवाज आ कहां से रही है? वो बुढ़िया तो नहीं बोल रही? पता नहीं, उसके होंठ तो नहीं हिले थे। क्या कार में कोई और भी है जिसे वो देख नहीं पा रहे हैं? या ये आवाज भी उसी का हिस्सा है। ये अस्पष्ट आवाज डर को एकदम चरम पर ले जाती है। दिखाई देने वाला नजारा तो डरावना था ही, अब सुनने में भी डर शामिल हो गया। हाँ। आवाज का स्रोत पता न होना अनिश्चितता को और बढ़ाता है। और घिसटने की आवाज, ये अपने आप में बहुत अशुभ लगती है। किसी घायल की हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। इस पॉइंट पर राहुल भी समझ जाता है, यहाँ रुकना मतलब मौत को दावत देना है। वो कोई सवाल नहीं पूछता, कोई बहस नहीं करता। हाँ, अब सोचने का वक्त नहीं है। वो सीधे एक्सीलरेटर पे पैर रखता है और कार को पूरी रफ्तार से भगा ले जाता है। सही किया। दोनों में से कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं करता। बस भागना है वहां से। ये वही फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया है। जब खतरा इतना साफ और समझ से बाहर हो तो दिमाग सिर्फ बचाव पर ध्यान देता है। और पीछे ना देखना, वो भी एक तरह से जरूरी हो जाता है। डर लगता है कि कहीं वो पीछा ना कर रही हो। और शायद उस भयानक नजारे को दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं होती। बिल्कुल। वो तब तक गाड़ी नहीं रोकते जब तक उन्हें दूर शहर की टिमटिमाती रोशनियां नहीं दिखने लगती। आखिरकार उन रोशनियों को देखकर, ये जानकर कि वो उस भयानक जगह से मीलों दूर आ गए, तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। सांस में सांस आती है। हाँ, समझ सकता हूँ। कार रोककर दोनों कांपते हुए एक दूसरे को देखते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, हमने जो देखा वो सच था। दोनों ने उस अजीब औरत को देखा था। ये किसी एक का वहम नहीं था। ये साझा अनुभव बहुत जरूरी है यहाँ, क्योंकि अक्सर ऐसे अनुभवों को लोग वहम मान लेते हैं। लेकिन जब दो लोग एक ही अजीब तर्कहीन घटना के गवाह हों, हाँ, तो वो घटना ज्यादा वास्तविक और ज्यादा भयानक लगने लगती है। ये उनके अनुभव को पुख्ता करता है और साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर वो था क्या। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? सब कुछ ठीक हो गया?
वो बच गए। लगता तो है, लेकिन हॉरर कहानियों में अक्सर एक आखिरी झटका होता है। बिल्कुल। कहानीकार ने एक सबसे भयानक मोड़ आखिर के लिए बचा कर रखा है। जब वो थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, राहुल जो अभी भी सदमे में है, वो विक्रम से एक सवाल पूछता है। अच्छा। एक ऐसी चीज जो उसने उस वक्त नोटिस की थी जब उनकी हेडलाइट सीधी उस एम्बेसडर पर और उसमें बैठी औरत पर पड़ रही थी। वो विक्रम से पूछता है, यार क्या तुमने ध्यान दिया? हाँ, क्या ध्यान दिया? ये कहानी का असली चरमोत्कर्ष लग रहा है मुझे। हाँ, अब तक जब हुआ वो डरावना था, भूतिया अनुभव जैसा, लेकिन ये अगला खुलासा शायद उसे सिर्फ डरावना नहीं बल्कि अलौकिक बना देगा। बिल्कुल। ये डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। राहुल कांपती हुई आवाज में बताता है, क्या? यार जब अपनी हेडलाइट सीधी उसकी आंखों पर पड़ रही थी, वो देख तो हमारी ही तरफ रही थी, पर उसकी आंखों में हमारी हेडलाइट्स की कोई चमक, कोई रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल खाली थी आंखें। क्या आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं था? नहीं। सोचिए बात को, हमारी आंखें कैसे काम करती हैं। वो प्रकाश को, रोशनी को अंदर लेती हैं और उसे प्रतिबिंबित भी करती हैं। अगर तेज रोशनी आंखों पर पड़े तो पुतलियों में आंखों की सतह पर उसका प्रतिबिंब दिखता है। ये तो विज्ञान है, भौतिकी का नियम है। हाँ, दिखता ही है। पर उसकी आंखों में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। बिल्कुल खाली। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें इसे पूरी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका मतलब यह है कि वो औरत अपनी भौतिक आंखों से देख नहीं रही थी। ओह, उसकी आंखें खुली थीं, वो उनकी तरफ थीं जरूर, लेकिन वो दुनिया को वैसे नहीं देख रही थी जैसे हम देखते हैं। रोशनी या तो उनमें जा ही नहीं रही थी या प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी। ये इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि वो कोई सामान्य इंसान या जीवित प्राणी नहीं थी। ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। मतलब वो उनकी मौजूदगी को जानती थी, महसूस कर रही थी, शायद इसीलिए मुस्कुराई भी, लेकिन देखने के लिए उसे आंखों की जरूरत नहीं थी। हाँ, यही सबसे विचलित करने वाली बात है। वो उनकी उपस्थिति को किसी और तरीके से महसूस कर रही थी, शायद उनकी ऊर्जा से, उनके डर से, या किसी ऐसी इंद्रिय से जिसके बारे में हम जानते भी नहीं। ये देखना हमारी जैविक समझ से एकदम परे था। बाप रे। आंखों में प्रतिबिंब का ना होना, ये सुनने में एक छोटा सा विवरण लगता है ना? पर ये भौतिकी के एक बुनियादी नियम का उल्लंघन है, और यही उल्लंघन अलौकिक या अप्राकृतिक होने का सबसे साफ संकेत होता है। सफेद साड़ी वाली औरत, सुनसान सड़कें, ये तो भूतिया कहानियों में सुना है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन वाली बात, ये इस कहानी को एकदम अलग बना देती है। सही कहा। ये विवरण इसे एक आम भूतिया कहानी बनने से रोकता है। ये अनोखापन इसे यादगार बनाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इंद्रियां जो देखती हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है? हाँ। या वास्तविकता की और भी पड़ते हैं जिनके नियम शायद अलग हैं। ये अनुभव राहुल और विक्रम के लिए सिर्फ एक डरावनी याद नहीं रहा होगा, बल्कि उनकी दुनिया की समझ पर हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गया होगा। तो सबसे दहला देने वाली बात ये नहीं कि वहां कोई था, बल्कि ये कि वो जो भी था, वो हमारी दुनिया के नियमों से बंधा हुआ नहीं था। बिल्कुल। वो वहां मौजूद थी, वो जानती थी कि उसे देखा जा रहा है, लेकिन देखने का उसका तरीका वो इंसानी नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा अन्यपन, मतलब अदरनेस का एहसास कराता है, जो बेहद डरावना है। हाँ, ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि हमारी अपनी वास्तविकता की समझ को हिला देती है। ये पूछती है कि अगर देखने के नियम बदल सकते हैं, तो और क्या-क्या बदल सकता है? क्या हम सच में अपनी दुनिया को उतना समझते हैं जितना हम सोचते हैं? कहानी का ये हिस्सा यहीं खत्म हो जाता है। राहुल और विक्रम तो बच निकले, लेकिन वो काली एम्बेसडर और वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत, उनका क्या हुआ? हाँ, कहानी ये नहीं बताती। वो कहाँ से आए थे, उनका मकसद क्या था? क्या वो अब भी उसी हाईवे पर है, किसी और गाड़ी के रुकने का इंतजार करते हुए? और यही अनसुलझापन कहानी के डर को जिंदा रखता है ना? एक कहानी जिसका अंत पता चल जाए, उसका डर वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन एक खुला अंत, वो डर हमारे साथ चलता है। ये सवाल कि आगे क्या हुआ होगा, या क्या वो अब भी वहां हैं, ये सुनने वाले के मन में